नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की। इसी जुडिशरी के एग्जाम की अगली कड़ी में आज मैं आपके सामने आईपीसी के जो डिफरेंसेस चल रहे हैं उसके आगे चलते हैं। और आज आईपीसी के डिफरेंसेस में मैं लेकर आई हूँ आईपीसी का सेक्शन नंबर। आईपीसी के अंदर आज हम बात करेंगे सेक्शन 190 एंड 192। ये डिफरेंसेस के साथ साथ इसमें मैं आपको डिफरेंसेस के साथ साथ डायरेक्ट क्वेश्चन का भी बताऊंगी, क्योंकि सेक्शन 191 और 192 डिफरेंसेस में भी काम आते हैं। सेक्शन 191 और 192 डायरेक्ट क्वेश्चन में भी काम आते हैं। सेक्शन 191 192 जो हैं आपके जो हैं इंटरव्यू में भी काम आते हैं। एक बार आरजीएस में क्वेश्चन आ गया था, राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गणना की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन बहुत अजीब सा था, हर किसी के लिए अजीब सा था। और उस समय मैंने भी आरजीएस का एग्जाम दिया और थॉट करते हुए कि मुझे इसको कैसे लिखना, मैंने इसका प्रेजेंटेशन भी किया था। ये लगभग 4 नंबर का था और मुझे 1 नंबर मिला था, तो मुझे समझ नहीं आया भाई इतना कम मार्क्स क्यों दिया। फिर उसको एनालाइज किया तो पता चला कि हमें केवल 191 192 मिथ्या साक्ष्य देना गढ़ने का ही सफिशिएंट नहीं था। इसके कैरेक्टरिस्टिक के साथ हमें सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 344 भी ऐड करना था। उस समय नहीं पता था, लेकिन बाद में जब एनालाइज किया पता चला तो क्वेश्चन सीआरपीसी और इसका कोरिलेट भी हो सकता है, क्योंकि आपने जब सीआरपीसी देखा होगा तो जल्दी से अपना डायरेक्ट ओपन कर दीजिए और सीआरपीसी का सेक्शन 344 निकाल दीजिए और आईपीसी का सेक्शन 191 192 193 निकाल लीजिए। अब देखिए सीआरपीसी सेक्शन 344 कहता है कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग यदि आप फॉल्स एविडेंस देते हैं या फैब्रिकेट करते हैं तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकता है, समरी ट्रायल कर सकता है और वहां पे आपको पनिश कर सकता है 3 महीने के लिए और आपको 500 रुपीज के लिए फाइन है बहुत, तो उसे आपको कर सकता है। लेकिन वहां इतनी कम सजा है और यहाँ इतना ज्यादा, ऐसा क्यों? ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि 344 भी है, फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की बात करता है और आईपीसी का सेक्शन 191 192 भी यही बात करता है। तो इसके पनिशमेंट उसके पनिशमेंट में डिफरेंस क्यों है? सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू का, दोनों में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको फॉलो किया जाएगा। तो इसके दोनों के आंसर अपने चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके इंटरव्यू में आता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 191 192 दोनों में आता है, साथ ही साथ 191 192 के अंदर जो है आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस टाइम टू टाइम प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है उनके लिए क्लासेस लगाती हैं और फीस बहुत नॉमिनल होती है। जल्दी ही हम आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको बुलाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 191, जब भी आप सेक्शन 191 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे फॉल्स एविडेंस के बारे में। जब फॉल्स एविडेंस की बात करते हैं तो आपके पास 3 बातें आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट कहता है कि आपको जो काम करे वो ऑथ या फिर लॉ के द्वारा बाउंड होने पर करनी है, या तो ऑथ पे कर रहे हैं या लॉ ने आपको बाउंड किया है करने के लिए, या आपको डिक्लेरेशन करनी होती है, आपको तब आप फॉल्स करते हैं। और ये जो कर रहे हैं उसको करने के लिए आप जानते हैं यू नोइंगली कि वो फॉल्स हैं, या आप ये नहीं जानते हैं कि जो बात आप कर रहे हैं वो ट्रू है। तो जब आप इसको ऐसे प्रेजेंटेशन करना है तो उसको 3 की वर्ड को याद रखने हैं। फर्स्ट कहता है विधि द्वारा, या फिर अपने आप को सत्य बात करने के लिए बाउंड मानते हो आप करते हो शपथ के द्वारा ऑथ पर, या फिर लॉ के द्वारा बाउंड मानते हुए। सेकेंड, आप जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं वो भी लॉ के द्वारा बाउंड होते इसलिए करते हैं। और थर्ड कहता है कि जब आप इस बात को कर रहे हो आप जानते हो कि ट्रू नहीं है, या जो कुछ आप बात कह रहे हो आप ये जानते हो कि फॉल्स है, तो इसका मतलब आपने मिथ्या साक्ष्य दिया है। साथ ही साथ इसके कुछ इलिस्ट्रेशन भी इसमें दे रखे हैं। जब आप इसको देखेंगे तो 191 का जो इलिस्ट्रेशन है आपका 191 का जो इलिस्ट्रेशन है आपका 5वां वाला ई वाला, वो किसकी बात करता है? वो बात करता है आपके किसकी बात करता है 191 का इलिस्ट्रेशन? ओके, तो हम बात करते हैं 191 की जो इलिस्ट्रेशन ई है वो बात करता है सीआरपीसी की। और सीआरपीसी के अंदर जब आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 272 से लेकर 283, तो वहां पे आप देखिएगा 282 एक सेक्शन है जिसमें आपको ट्रांसलेट करना होता है। और यदि आप गलत तरीके से ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी सजा के प्रावधान, यानी इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर को ट्रू टू ट्रांसलेट करना होता है, बिल्कुल सही ट्रांसलेट करना होता है। यदि वो गलत करते हैं तो उनकी सजा का प्रावधान अलग से कोई सेक्शन नहीं बना हुआ है, वो कहाँ लिखा हुआ है 191 के दृष्टांत में लिखा हुआ है। और इसका प्रोविजन कहाँ दिया गया? सीआरपीसी। तो सीआरपीसी और आईपीसी हमेशा पैरेलल चलती है। देन चलते हैं हम लोग 192 पे। जब भी आप सेक्शन 192 देखेंगे
तो 192 कहता है फैब्रिकेट का क्या मतलब है। इसको करने के लिए आपके पास 5 की पॉइंट होना चाहिए। पहला कहता है कि आप फॉल्स एविडेंस ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनाते हो। दूसरा कहता है आप ऐसी एंट्री करते हो। तीसरा कहता है आप ऐसे स्टेटमेंट देते हो। फोर्थ कहता है ये सब किसके सामने देते हो, आप पब्लिक सर्वेंट के सामने देते हो, आप कोर्ट के सामने देते हो, आर्बिट्रेटर्स के सामने देते हो। और 5 कहता है आपकी दी गई बात पर ओपिनियन बनाई जाती है, और वो ओपिनियन कैसी बन जाती है, गलत ओपिनियन बन जाती है, तो कहा जाता है आपने फैब्रिकेटिंग किया है। यानी जब भी आपको इस डेफिनेशन को याद करना है 5 की पॉइंट आपके पास होने चाहिए। तो ये आर्बिट्रेटर पे भी अप्लाई होता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे जब आप, तो उसमें ये भी बताया गया जो सेना कोर्ट है वो भी यहाँ पे कोर्ट माना जाएगा। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है वो भी कोर्ट माना जाएगा। जब मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी करवाई जाती है वो भी कोर्ट, यानी दैट इज ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तो जब कभी भी आप ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग पब्लिक सर्वेंट या आर्बिट्रेटर्स के सामने आप क्या करते हो, फैब्रिकेट करते हो, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। और इन दोनों का पनिशमेंट कहाँ दिया गया है, 193 में दिया गया है। 193 कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग में करते हो तो 7 ईयर्स है, और अदर की बात करते हो तो 3 ईयर्स है। अदर में क्या आ जाता है आपके पास, पब्लिक सर्वेंट आ जाता है। अदर में क्या आ जाता है आपके पास, आर्बिट्रेशन आ जाता है, आर्बिट्रेटर्स के सामने आ जाता है। ये 191 192 को हमेशा के लिए याद करना है। तो इस वीडियो को सुनने के साथ साथ आप अपना बैरक खोल के बैठेगा, 191 192 हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और 193 में इसका पनिशमेंट दिया हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस के लिए, कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस है क्या। तो 191 का डिफरेंस क्या कहता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 191 और यहाँ पे हम लिखेंगे 192। ठीक है, पहला डिफरेंस कहता है कि सेक्शन नंबर 190 के अंदर आपका जो इंटेंशन है जनरल इंटेंशन होना चाहिए। यहाँ पे इंटेंशन कहता है जनरल इंटेंशन चाहिए, जबकि यहाँ पे पर्टिकुलर इंटेंशन चाहिए। यानी ये काम करने का जनरल इंटेंशन सफिशिएंट है, बट ये काम करने के लिए आपके पास पर्टिकुलर इंटेंशन होना जरूरी है। देन आता है आपके पास नंबर 2। नंबर 2 कहता है दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सेकंड कहता है कि जब भी आप फॉल्स एविडेंस देते हैं तो आप लॉ के द्वारा बाउंड होने चाहिए, है ना, ऑथ या बाउंड बाय लॉ होने चाहिए, तब फॉल्स एविडेंस देते हैं। इसमें आपका ऑथ के द्वारा या लॉ के द्वारा बाउंड होना नॉट नेसेसरी, इसमें नेसेसरी है, इसमें नेसेसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो शपथ पर या फिर विधि के द्वारा की बात के ऊपर आप नहीं करोगे तब अप्लाई होता है। ठीक है, थर्ड वन कहता है आपके पास कि फॉल्स एविडेंस जो दे रहे हो उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना जरूरी नहीं है, किसी भी बात पर हो सकता है, जबकि फैब्रिकेट जो करोगे वो महत्वपूर्ण प्रश्न पर होना जरूरी है। तो आता है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए कोई भी बात हो सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होना जरूरी नहीं है। ये पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन पे होना चाहिए जो कि कोर्ट में मुद्दा उठ रहा है या उठने वाला या उठ चुका है। ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। देन आता है तो फर्स्ट वन कहता है इंटेंशन कैसा हो सकता है, सेकंड कहता है ऑथ और डिक्लेरेशन की बात करता है, थर्ड वन कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता है, फोर कहता है कि फॉल्स एविडेंस वाली बात का इफेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैब्रिकेटिंग का इफेक्ट पड़ेगा तो ही फैब्रिकेट माना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इफेक्ट, तो इसका इफेक्ट हमेशा पड़े जरूरी नहीं है, इसका इफेक्ट होगा तो ही सजा मिलेगी, क्योंकि आपकी कही गई बात इफेक्टिव होगी और उसके बिहाफ पर कोर्ट की प्रोसीडिंग चेंज हो जाएगी, जजमेंट चेंज हो जाएगा तो रहेगा। तो क्या कहता है, फॉल्स एविडेंस का इफेक्टिव होना या नहीं होना फर्क नहीं पड़ता है, तो भी फॉल्स एविडेंस है, लेकिन फैब्रिकेटिंग में इफेक्ट पड़ेगा, डिसीजन चेंज होगा, डिसीजन का मीनिंग बदल जाएगा तो उसका वैल्यू होगा, अन्यथा नहीं होगा। देन आता है नंबर 5 इज द लास्ट, ओपिनियन। तो क्या कहता है, इस पर आपकी कही गई बात पर ओपिनियन बनाए नहीं बनाए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपकी बात के आधार पर ओपिनियन बनाई जाती है और उस ओपिनियन के आधार पर पनिश किया जाता है। तो मोटे मोटे ये 5 अंतर हैं आपके सामने। पहला आपका इंटेंशन कैसा है, दूसरा आता है आपके पास ऑथ और क्या बोलता है बाउंड की बात करता है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता है, चौथा आपके इफेक्टिव की बात करता है और पांचवा ओपिनियन की बात करता है। इसके अलावा और भी जब आप दूसरे गाइड्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे तो और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं जो इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जुडिशरी के एग्जाम में टू द पॉइंट आंसर बोलना, टू द पॉइंट आंसर लिखना और टू द पॉइंट आंसर सोचना इन प्री, तो प्री के अंदर टू द पॉइंट आंसर सोचना इज द बेस्ट, जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमेशा। मेन में टू द पॉइंट लिखना और इंटर में टू द पॉइंट बोलना, अगर 3 चीज़ों का फॉलो करते हो तो आपके लिए एग्जाम निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब आता है एग्जाम निकालना। वैसे तो सबके लिए आसान है, पर डेस्टिनी से कोई जीत नहीं सकता, हमें सिर्फ हमारी मेहनत करनी है। क्योंकि अभी हाल ही में मेरे पास एक बच्ची है, मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही है उत्तराखंड की, और जब उस बच्ची ने मुझे बताया कि मैम इस बार उसका मॉक इंटरव्यू, तो मैंने कहा बेटा आपका तो 23 तारीख को एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। बाकी बच्चों को मैंने कहा भी आप सबको एक मॉक और होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के बच्चे भी उसमें इंक्लूड थे, तो मैंने कहा भी एक और होगा। तो उसने कहा मैम मेरा भी और होगा। मैं कैसे बेटा? बोला मैम इस साल
मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए और मेरा 3 इंटरव्यू बुलावा आया है। पहला उत्तराखंड का, दूसरा मेरा एमपी का भी मेन क्लियर हो गया, उसका भी इंटरव्यू है जो आपके साथ मुझे कंटिन्यू करना है, और मेरे दिल्ली मेन दिया वो भी क्लियर हो गया, मेरा इंटरव्यू है। तो देखिए उस बच्ची की तैयारी कितनी अच्छी है, बंदी खुद रहने वाली यूपी की है, बट उत्तराखंड, एमपी और दिल्ली तीनों निकाला है। इसे कहते हैं डेडिकेशन, है ना। तो अगर आपके पास डेडिकेशन है आप भी कर सकते हैं। आप तो कहते हैं मुझे वहां नहीं जाना, मैं तो वो नहीं दूंगी, मैं तो वो नहीं दूंगी। अगर जज बनना है तो आपको हर जगह जाना पड़ेगा, फिर ये और वो कुछ नहीं होता, 100% करना पड़ेगा। तो डेस्टिनी कब कहाँ ले जाए ना आपको पता ना मुझे पता है। तो बस अपनी प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, अपनी तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा, जहाँ तुम्हारा सिलेक्शन होना लिखा होके रहेगा, और नहीं लिखा है तो आप लेकर नहीं रह सकते। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। आज के लिए धन्यवाद। बस तैयारी करते रहो, हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें रुकना नहीं है। इंडिया के हर स्टेट का फॉर्म भरना है, इंडिया के हर स्टेट का आपको एग्जाम देना है। आज के लिए धन्यवाद।